नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। आज अपनी जो है मनोविज्ञान की 6 नंबर की क्लास है और चैप्टर नंबर जो 2 है, अपने चैप्टर नंबर 2 जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग पहले हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के जो चैप्टर नंबर 2 है आपके सिलेबस में, उसका आज क्या हो जाएगा, अपने पास में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कोलबर्ग के और जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था। इसमें हम देखेंगे इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की भी थोड़ी बात की है, तो ये देखेंगे। और कोहलबर्ग का तो स्पेशली नैतिक विकास का ही सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट। तो ये सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम थ्योरी के बाद में क्या करते हैं, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं दिशा बुक के, जैसा कि आपको सबको पता ही है। तो जो भाई कोहलबर्ग है, सबसे पहले कोहलबर्ग जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे पहले। तो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें हमें पता है यहाँ पे कि भाई जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग में जो है मेन रूप से क्या है, पुरुषों का ही क्या किया था, पुरुषों के ऊपर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। पुरुषों को लिया था किस में, प्रयोग करने में। ठीक है भाई, पुरुषों को ले लिया प्रयोग करने में। और इसीलिए क्या है, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत को, कोहलबर्ग के को क्या इसको बोलते हैं भाई, जेंडर बायस्ड थ्योरी। क्या बोला भाई इनको, जेंडर बायस्ड थ्योरी भी आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं कि जेंडर बायस्ड थ्योरी किसने दी। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसी को हम ये बोलते हैं। और जो कोहलबर्ग थे भाई, इनकी ही एक स्टूडेंट थी, क्या थी, इनकी ही एक स्टूडेंट थी जिनका नाम क्या था, तो इनका नाम था कैरोल गेगरिन। क्या था इनका नाम भाई, कैरोल गेगरिन था, कैरोल गेगलिन जो थी इनकी छात्रा थी। और इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने ही सबसे पहले बोला था, इनका मानना था कि ये थ्योरी जो है फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, फेमिनिज्म को नहीं देखती है, क्योंकि इन्होंने क्या है भाई, नारी की बात नहीं की थी। तो इन्होंने क्या बोल दिया भाई, इनकी स्टूडेंट ने, कि ये जो थ्योरी है ये नारीवादी जो नैतिकता है उसको क्या नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती। तो नारीवादी का ध्यान नहीं रखती भाई, नारियों का ध्यान नहीं रखती, क्योंकि पुरुषों को ही लिया है, नारियों पे भी करना चाहिए था, फीमेल्स पे भी इनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। तो इनकी स्टूडेंट ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये क्या है, नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, अब ये बात तो जनरल हो गई। अब नैतिकता क्या होती है, तो नैतिकता का सिंपल सा मीनिंग है अपने पास में, सिंपल भाषा में अपन समझेंगे तो सही या गलत को पहचानना। क्या करेंगे, सही या गलत को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, नैतिकता वर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब नैतिक तर्क क्या है भाई, तो नैतिक तर्क क्या है, तो जो नैतिक तर्क है ये क्या है, ये है अपने पास में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोरल रीजनिंग। ठीक है, मोरल से हो गया ये नैतिक, और तर्क से वर्ग लिख दिया, तर्क। तो मोरल रीजनिंग, तो मोरल रीजनिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो दुविधा वाली सिचुएशन है अपने पास, क्या है भाई, दुविधा वाली सिचुएशन है कि अब क्या करे क्या नहीं करे। तो दुविधा वाली जो भी सिचुएशन है उसमें क्या करेंगे, जो अपन क्या करेंगे, फैसला लेंगे। तो दुविधा वाली सिचुएशन में फैसले लेने के लिए जिसका क्या करते हैं अपन, तर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉजिक का यूज़ करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नैतिक तर्क बोलते हैं। ठीक है, उसको ही हम बोल देते हैं नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। ठीक है, दुविधा वाली सिचुएशन में फैसले लेने के लिए जो तर्क को यूज़ करते हैं, रीजनिंग को यूज़ करते हैं, उसको नैतिक तर्क बोलते हैं। ठीक है, अब जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का, ये क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत हमने कल देखा था, कौन सा वाला देखा था भाई, जीन पियाजे का हमने कल कॉग्निटिव थ्योरी का सिद्धांत देखा था या नहीं देखा था, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल देखा था। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का, तो इससे क्या है ये भाई, इंस्पायर्ड है। ठीक है, इनसे ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, ऐसे सही रहेगा। तो भाई ये इंस्पायर्ड हो गए इनसे।
अब कोलबर्ग ने क्या बोला, कोलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद ये बताया कि व्यक्ति में क्या है, नैतिक विकास क्या है, मुख्य स्तरों पे होकर गुजरता है। क्या है भाई, क्या बोला इन्होंने कि जो इंसान है, व्यक्ति है, उसमें क्या है, नैतिक जो विकास है, कौन सा, मोरल जो डेवलपमेंट है, इसके बारे में ही हम देख रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट दिया हुआ है, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास जो है ये क्या है भाई, मुख्य स्तरों से गुजरता है, मेन लेवल्स से ये होकर गुजरता है, ठीक है भाई, ये गुजरना है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये जो मुख्य स्तर है, इनमें क्या बोला कि प्रत्येक जो स्तर है उसकी दो दो अवस्थाएं हैं। क्या बोल दिया भाई इन्होंने, प्रत्येक जो स्तर है इसकी दो दो अवस्थाएं हैं, ठीक है, दो दो अवस्थाएं हैं। अब स्तर कितने हैं भाई, तो ये बताइए। तो स्तर है अपने पास में 3 स्तर है। कितने हैं, मेनली है 3 स्तर, ठीक है। और 3 में ही फिर क्या हो जाएगा, जैसे पहला वाला है तो पहले के 2 पार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। दूसरा आया उसके हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड चरण, फिर तीसरा जो आएगा स्तर उसका भी हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरह से क्या है, आप देखें तो ये 6 चरण आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये तो पूरे सब पार्ट्स के सहित है। अगर डायरेक्ट पूछे तो आपको बताने हैं 3 चरण या स्तर, ठीक। अब हमें देखना है कि जो पहला है, तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोलबर्ग के जो नैतिक विकास के चरण क्या है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण जो है एक सिद्धांत है जो बताता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता को समझने में कैसे विकसित होता है। यह 3 स्तरीय ढांचा है। क्या है भाई, 3 स्तरीय ढांचा है, 3 लेवल का ये ढांचा है। मनोवैज्ञानिक जो है लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने इसको डेवलप किया है, जिन्होंने नैतिक तर्क के, क्या है, नैतिक तर्क भाई, मोरल रीजनिंग आ गई, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि दुविधा वाली सिचुएशन में फंस रहे तो फैसला लेने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तर्क का। उसको क्या बोल रहे हैं, मोरल रीजनिंग बोल रहे हैं, नैतिक तर्क। तो इन्होंने बोला भाई कि जो नैतिक तर्क है इसके 6 चरणों की पहचान की, और पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ये इन्होंने यहाँ पे 3 स्तरीय लेवल बता दिए। तो पहले नंबर पे है ये पूर्व पारंपरिक, देन आएगा पारंपरिक, फिर आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अब पूर्व वाली को तो आपको पता ही है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे अपन, प्री। परंपरागत को बोलेंगे कन्वेंशनल, क्या बोलेंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल बोलेंगे, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है जनरली एज होती है बच्चे की, तो ये होती है 4 से 10 साल। कितनी होती है, 4 से 10 साल की एज होती है। और फिर इसमें भी जो है 2 चरण आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। देखो पहला चरण है तो उसकी 2 स्टेज आ जाएगी, स्टेज 1 स्टेज 2, फिर दूसरे की आ जाएगी स्टेज 1 स्टेज 2, ऐसे ही तीनों की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पहला जो चरण है इसकी स्टेज 2 है। तो 2 स्टेज क्या क्या है भाई इसकी, तो पहली स्टेज तो है आज्ञाकारिता और दंड विन्यास। क्या है, आज्ञाकारिता और दंड विन्यास, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको वैसे तो पनिशमेंट एंड क्या है, ओबीडियंस। हिंदी में भी लिख रहे हैं, परेशान नहीं हो। तो पनिशमेंट तो क्या हो गया आपके पास में, दंड, क्या हो गया, दंड अभिविन्यास, ठीक है। और ओबीडियंस क्या हो गया, ओबीडियंस का मतलब हो गया आज्ञाकारिता, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाली स्टेज हो गई, ठीक है भाई। अब दूसरी स्टेज क्या है, तो दूसरी स्टेज है अपने पास में, इसी में जो इसकी स्टेज है ये है म्यूचुअल एक्सचेंज। क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आएंगे व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय। क्या आएंगे इसमें भाई, व्यक्तिवाद आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, उपकरणवाद आ जाएगा, और इसमें विनिमय भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दंड अभिविन्यास और आज्ञाकारिता में, तो अगर आप क्या करेंगे, बच्चे ने मान लीजिए कोई बात नहीं मानी है तो आप उसको क्या करेंगे, दंड देंगे, ठीक है, दंड देंगे। तो आप, उसने आज्ञा नहीं मानी तो आपने इसको दंड दे दिया, ठीक है। अब है म्यूचुअल एक्सचेंज, व्यक्तिवाद, उपकरणवाद, विनिमय।
इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि भाई इसमें क्या होगा, टिट फॉर टेट वाली पॉलिसी रहती है। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा वाली, ठीक है, जैसे को तैसा वाली यहाँ पे पॉलिसी रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड लेवल पे। तो ये तो लेवल चल रहे हैं, ठीक है, लेवल चल रहे हैं। और अगर आपसे क्या पूछे स्तर के अलावा, आपसे क्या पूछे, चरण पूछे, ठीक है, स्टेज पूछे, तो आपको जवाब क्या देना है, 6 देना है, ठीक है। लेवल्स पूछे तो जवाब देना है 3, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। अब पारंपरिक स्तर जो है तीसरा और चौथा चरण है। अब यहाँ तक तो 2 हो गए थे, ठीक है, पहले के 2 हो गए थे, 1 और ये 2। तो अब इसके आएंगे तो कहाँ से शुरू होंगे, थर्ड और फोर्थ से होंगे, क्योंकि 6 पूरी स्टेज हैं। तो थर्ड और फोर्थ जो है इसकी स्टेज है ये पारंपरिक स्तर, ठीक है। इसमें जो है जनरली बच्चे की आयु कितनी रहती है, तो इसमें रहती है 10 से 13 साल। कितनी रहती है भाई, 13 साल तक का, 10 से 13 साल तक का बच्चा आता है। तीसरा और चौथा चरण है जहाँ नैतिक तर्क इस बात पर निर्भर करता है कि समाज क्या अपेक्षा करता है और दूसरों से स्वीकृति की आवश्यकता क्या है, ठीक है। इसमें ये बात यहाँ पे देखी जाती है। ऐसे चरण में रिश्ते और कानूनों के प्रति सम्मान को महत्व दिया जाता है। रिश्ते और कानूनों के सम्मान के प्रति क्या दे रहे हैं भाई, महत्व दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कानूनों और मापदंडों का पालन करना अच्छा होता है, ठीक वैसे ही इससे समाज में व्यवस्था बनाने और सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो 2 यहाँ पे स्टेज आएंगी, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड वाली और इधर लिखते हैं फोर्थ वाली। तो थर्ड वाली जो है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल, सिंपल सी बात है, गुड बॉय और नाइस गर्ल की यहाँ पे थ्योरी चलेगी। गुड बॉय और नाइस गर्ल, इसकी बात यहाँ पे चलेगी, ठीक है। और फोर्थ वाली में क्या चलेगी, तो फोर्थ वाली में भाई है रूल्स के बारे में बात, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है, कानून और मानदंडों की बात चल रही है यहाँ पे फोर्थ वाली स्टेज में, ठीक है। तो ये हमने देख ली 4 अब तक, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी काम करना है, मान लीजिए उसके लिए रूल्स पहले से बने हुए हैं, तो उन रूल्स को क्या है आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेज ये हो गई है, ठीक है। और इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल में क्या आ जाएगा, होनेस्टी आ जाएगी, अप्रूवल, प्रेज, ये सब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आप अच्छे नंबर लाए हैं तो आपकी क्या है, बढ़ाई कर दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये सब यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड नंबर का जो अपना लेवल है, थर्ड नंबर का है उत्तर परंपरागत, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल। क्या आ गए भाई, पोस्ट कन्वेंशनल पे आ गए हैं हम, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इसकी भी 2 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम एज कौन सी देखेंगे, तो यहाँ 13 तक कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पे आ जाएगी जनरली 13 साल से ऊपर वाले बच्चे, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल में ये हो गए। अब इसमें जो है अंतिम 2 चरण है, ये पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर आते हैं। तो इसमें आएगी 5th नंबर की और 6th नंबर की स्टेज, ठीक है, 5th स्टेज और 6th स्टेज आएगी। अब जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें 5th स्टेज में तो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, सामाजिक अनुबंध अभिक्रिया होती है, सोशल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। और 6 वाली में क्या होता है, तो 6 वाली में जो है इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होती है। क्या होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात की जाती है यहाँ पे। मतलब जो है भाई सार्वजनिक, क्या है, सार्वजनिक जो है नैतिक प्रमुख अभिविन्यास जो है इनकी यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा है, जो सार्वजनिक सिद्धांतों और नैतिक तर्क के आधार पर नैतिकता की एक अधिक अमूर्त अवधारणा पर निर्धारित करता है। यह व्यक्ति विवेक, न्याय, स्वतंत्र, समानता को सामाजिक मानदंडों के कानून से बड़ा मानता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में और देख लो, अच्छे से आपको सब दिख जाएगा जो जो हमने पढ़ा है। तो ये वाली फर्स्ट वाली एज हो गई है। फर्स्ट वाली में मैंने आपको एज क्या बताई थी, तो जल्दी से बताइए एज क्या बताई थी। तो ये मैंने आपको बताई थी क्या, 4 से 10 साल। तो जी हाँ, बिल्कुल बताई थी, प्री कन्वेंशनल है 4 से 10 साल।
तो 4 से 10 साल हो गई, स्टेज नंबर 1 हो गई। इसमें ये नहीं है ऊपर से चलेंगे, ठीक है, ऊपर से नहीं चलेंगे, यहाँ से नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये आएगी, देन ये आएगी और फिर सबसे ऊपर ये आ जाएगी लास्ट वाली। तो हमने यहाँ पे पहली देख ली है। इसके 2 पार्ट्स हमने देखे थे, 2 स्टेज देखी थी। तो पहली स्टेज है यहाँ पे पनिशमेंट एंड कॉम्प्लेंस ओरिएंटेड, तो इसको ही मैंने आपको बताया था, पनिशमेंट एंड क्या, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता और दंड विन्यास। सेकंड वाली स्टेज हमने यहाँ पे देखी थी क्या, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन देखा हमने यहाँ पे। इसके अलावा हम इसको ये भी देख रहे थे कि म्यूचुअल एक्सचेंज भी हम इसको बोलते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज आ जाए या फिर ये आ जाए इंस्ट्रूमेंटल प्रोपोजनल ओरिएंटेशन, तो एक ही बात है। सिंपल सा वर्ड क्या याद रखना था इसमें, टिट फॉर टेट वाली पॉलिसी रहती है, जैसे को पैसा वाली पॉलिसी रहती है। मान लीजिए आपसे कोई नमस्ते कर रहा है तो आप भी नमस्ते कर दीजिए, आपसे कोई अच्छी बात बोल रहा है तो आप भी 2 बात अच्छी में कर दीजिए, आपसे कोई हाथ मिला रहा है तो आप भी हाथ मिला लीजिए। तो इस तरह से कोई गुस्सा कर रहा है तो आप भी उस पर गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। अब 2 तो हो गई अपने लेवल, अब एक लेवल हो गई, 2 स्टेज हो गई। तो अब हम चलते हैं सेकंड नंबर लेवल पे, जो कि है कन्वेंशनल को हम हिंदी में भी लिख देते हैं, कोई परेशान हो रहा होगा तो पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक स्तर है ये। और यहाँ पे भी 2 स्टेज आ गई हैं। तो अब ये है 3rd नंबर की स्टेज, ये है 4th नंबर की स्टेज। तो 3rd नंबर में मैंने बताया गुड बॉय नाइस गर्ल की बात हो जाएगी। 4th वाले में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाएगी, एक सीक्वेंस में ही एक ऑर्डर के अनुसार ही काम करना है, और रूल्स क्या है इसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई। अब लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर इसको प्रिंसिपल्ड लेवल भी बोलते हैं। हिंदी में बोला जाए तो पूर्व तो ये हो गया प्री वाला, ये तो क्या है, उत्तर है। पोस्ट मतलब उत्तर होता है, तो ये हो गया उत्तर परंपरागत, ठीक है, उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। ये हो गई 3rd वाली। इसकी भी 2 स्टेज आ गई। स्टेज कौन सी है, ये भाई अब 5वीं है, और ये लास्ट वाली 6th है, ठीक है। अब 5th वाली क्या बताई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बताई थी या नहीं बताई थी, तो जी हाँ बिल्कुल बताई थी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। और 6th में क्या बताया था, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब जो सार्वजनिक क्या है, नैतिक अभिविन्यास है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए अब बात कर ली जाए जीन प्याजे जी की। तो जीन प्याजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कल हमने जो देखा था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था इनका, कौन सा देखा था, संज्ञानात्मक देखी थी। कौन सी थ्योरी देखी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, दिमाग वाली, ठीक है। आज हम देख रहे हैं इन्होंने मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के बारे में भी जो अपने विचार रखे हैं। तो जो जीन प्याजे हैं इन्होंने 1935 या 1965, कहीं कहीं ये दोनों मिलता है। तो इसमें इन्होंने अपने विचारों में जो है वही बोला कि बच्चा नैतिक विकास की एक नई अवस्था में प्रवेश करता है जब वो क्या होता है 6 या 7 साल की आयु में मूर्त संक्रिया में प्रवेश करता है। क्या करता है भाई, इन्होंने बोला कि बच्चा क्या है नैतिक विकास की एक नई अवस्था में, नई स्टेज में एंट्री करता है जब वो क्या होता है 6 या 7 साल का होता है, ठीक है। मूर्त संक्रिया क्या है वो करने लग जाता है, ठीक है। जो चीज़ देखता है उसके बारे में वो सीखने लग जाएगा। अमूर्त में ये होता है कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है, आपके दिमाग में चलती रहती है इमेजिनेशन, उसके अकॉर्डिंग आप सोचने लग जाते हैं। तो चलिए अब इन्होंने भी कुछ स्टेज दी है यहाँ पे। तो पहली है हेट्रोनोमस मोरलिटी और मोरल रियलिज्म। तो इसमें है भाई विषम नैतिकता या नैतिक यथार्थवाद इसको बोल रहे हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में नियमों को एक बाहरी शक्ति द्वारा अपरिवर्तनीय, निरपेक्ष और लागू माना जाता है। छोटे बच्चों का जो अहम केंद्रण है, क्या है भाई, छोटे बच्चों का जो अहम केंद्रण है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म है। उन्हें 3 विश्वासों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं भाई ये 3 विश्वास, तो ये हैं इमिनेंट जस्टिस, आसन्न न्याय, मतलब गलत करने पर दंड मिलता है। ये बच्चे को पता है कि भाई आसन्न न्याय मिलेगा अपन को, गलत करने पे अपन को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्या है बच्चे को यहाँ पे पता चलता है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस,
ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस मतलब उद्देश्य परिणाम। तो किसी कार्य की नैतिकता उसके उद्देश्य परिणामों से आंकी जाती है, न कि व्यक्तियों के उद्देश्य इरादों से। क्या है भाई, किसी कार्य की नैतिकता जो है मोरलिटी है वो उसके उद्देश्य से, इससे ऑब्जेक्टिव के परिणामों से, कॉन्सिक्वेंसेस से जानी जाती है, न कि व्यक्ति के उद्देश्य के इरादों से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंटेंशन जो है उससे ये नहीं पहचानी जाती है नैतिकता, परिणामों से जो है कॉन्सिक्वेंसेस उससे ये अपनाई जाती है। ठीक है, देखी जाती है। फिर थर्ड वाला है एब्सोल्यूटिज्म। तो एब्सोल्यूटिज्म में आ जाएगा अपने निरपेक्षता में है भाई, युवा विद्यालयी बच्चे जो है नैतिक दृष्टिकोण के निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि प्रति परिस्थिति में केवल एक सही नैतिक निष्कर्ष है। तो पहली तो स्थिति हो गई अपनी विषम वाली। ठीक है, अब दूसरी है यहाँ पे ऑटोनोमस। कौन सी है? ऑटोनोमस मोरलिटी, और इसको मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्वायत्त नैतिकता या सहयोग की नैतिकता की अवस्था। इसमें क्या आ जाएगा, 10 वर्ष की आयु के आसपास एक नई अवस्था प्राप्त होती है। क्या होता है, इसमें बोल रहे हैं कि भाई 10 वर्ष से ज़्यादा की आयु पे नई अवस्था होती है। यहाँ पे कौन सी बोल रहे थे? यहाँ पे बोल रहे थे 6 या 7, सॉरी इसमें जनरली कुछ एज नहीं बताई है। यहाँ पे बोला है कि 6 से 7 साल की में ये मूर्त में एंट्री करता है, तो यहाँ पे 6 से 7 साल ही मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई स्वायत्त नैतिकता जो है या सहयोग की अवस्था, इसमें क्या है, 10 वर्ष की आयु के आसपास नई अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि 9 या 10 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं वो कम आत्म केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? कम आत्म केंद्रित होते हैं, लेस ईगोसेंट्रिज्म उनमें होता है, और वे ये महसूस करने में भी सक्षम हो जाते हैं। क्या महसूस करने में? कि नियम तय नहीं किए गए हैं बल्कि स्वैच्छिक हैं। क्या सोचने लग जाते हैं कि भाई जो रूल हैं वो फिक्स नहीं है, उनको चेंज किया जा सकता है, वो आर्बिट्री है। ठीक है, तो उन्हें ये ज्ञात होता है कि नियम बदल सकते हैं और नियमों का पालन करने के बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेना संभव है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। और क्या समझते हैं? तो वयस्कों के नैतिक अधिकार को सहयोग और पारस्परिक समझ के आधार पे क्या करते हैं, नैतिकता से उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने क्या है थ्योरी पार्ट में देख लिया है। थ्योरी पार्ट आज अपना इतना ही था, ज़्यादा लंबी थ्योरी इनकी थी नहीं। अब हम जल्दी से PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कुछ थ्योरी बची भी होगी तो अपनी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये है अपने नैतिक विकास के क्या PYQ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या बोल रहे हैं भाई, एडल्ट जो हैं उनके नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? तो बताइए। आदर्श पुस्तकें पढ़ने दें उनको। ठीक है, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, या फिर स्वयं आदर्श मित्रों को प्रस्तुत करें, और या फिर मित्रवत व्यवहार करें। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा है इन्होंने, तो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि आदर्श व्यक्ति जो हैं उनकी क्या है, जीवनी जो है लाइफ के बारे में इनको बताया जाए, ताकि ये भी थोड़ा सा मोटिवेट हो एडल्ट, और क्या है अच्छी चीज़ें यहाँ से सीख पाएँ। तो ये हमारा सबसे सही ऑप्शन रहेगा वैसे तो, लेकिन अब इसने यहाँ पे बोल दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो कारक में ये भी आ सकता है कि स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे इन्होंने ये माना है भाई कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जीवनी के बारे में तो बताना ये भी सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें ये और भी ज़्यादा सही है। ठीक है, और RPSC ने यही मानना है तो अपने को भी यही मानना पड़ेगा। अब 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लग जाते हैं। ये बाल्यावस्था का कौन सा सामाजिक विकास है? क्या है भाई, 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं सामाजिक मानदंड जो हैं उनके आधार पर अच्छे बुरे में क्या करने लग जाते हैं, भेदभाव करने लग जाते हैं। उनको पता रहता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है 7 से 8 साल के बच्चे को। तो ये जो है कौन से टाइप का विकास है? तो अच्छे बुरे का जो पता है भाई यहाँ पे नैतिक विकास में, मोरल डेवलपमेंट में ही होता है, तो ये अपना बिल्कुल राइट है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा भाई? जीन पियाजे ने भी दिया है और कोहलबर्ग ने भी दिया है। तो 1 और 3 जो है अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं क्या है कोहलबर्ग का तो पढ़ते हैं, क्या है भाई नैतिक विकास का सिद्धांत, ये तो सबको रटा रहता है। लेकिन जीन पियाजे को क्या समझते हैं? जीन पियाजे ने जो भाई क्या है ओनली
संज्ञानात्मक थ्योरी दिए, लेकिन आपको तो ध्यान रखना है कि जीन पियाजे ने भाई नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सही और गलत वाली वही बात हो गई। तो सही और गलत का निर्णय लेना है आपको, चिंतन प्रक्रिया करनी है। तो मैंने आपको बताया था क्या है, अगर आप किसी दुविधा में फंस जाएं और आपको फैसला लेना हो तो फैसला कौन सा, सही का गलत का फैसला लेंगे, तर्क करेंगे, दिमाग में रीजनिंग करेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वो सब क्या करेंगे, उसके लिए क्या है, नैतिक तर्क लगाएंगे। तो नैतिकता, तार्किकता उसको बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नहीं है? तो कोलबर्ग ने कितने क्या है स्तर पूछ रहा है पहली बात तो लेवल्स की बात कर रहा है, ना कि स्टेज की। ठीक है, लेवल स्टेज अच्छे से देख लेना। लेवल तो कितने दिए थे? तो लेवल दिए थे भाई 3। स्टेज कितनी दी है? तो ये दी है 6। 3 का डबल 6 हो गई, इधर एक में ही 2 हैं। ठीक है, स्टेज। अब आ जाओ ऑप्शन पे। तो ऑप्शन क्या दे रखा है भाई? पहला दे रखा है परंपरागत स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल, बिल्कुल राइट है। पहले नंबर पे ये नहीं था, ये था अपने सेकंड लेवल। ठीक है, सेकंड लेवल था। पहले नंबर पे थी अपने ये प्री मॉरल लेवल। ठीक है, पूर्व नैतिक स्तर। तो ये फर्स्ट लेवल था और ये सेकंड था परंपरागत। इसके बाद में था अपने पास पश्च परंपरागत स्तर। अब इसने क्या किया, इसने आपको फंसा दिया यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन में क्रियात्मक दे दिया और यहाँ दे दिया आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। अब आपको तो यहाँ पे भाई पोस्ट कन्वेंशनल तो दिख ही नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे आप, कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे? तो आपको ये जो दिख रहा है ना, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल, इसी को बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसको अच्छी तरह से क्या कर लो, याद कर लो कि वो इस नाम से भी आपको दे के फंसाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो उत्तर परंपरागत ये अपने पास में हो गया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आएगा। तो इसने पूछा है भाई कि गलत कौन सा है, तो गलत एक ही बच गया, ये क्रियात्मक लेवल इसमें नहीं है, क्योंकि हमने तो तीन ही लेवल पढ़े थे। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये कौन सा, थर्ड हो गया। तो अपना आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला गलत है। तो जो गलत है वही क्या है, आंसर है। अब देखो, कोलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिकता विकास सिद्धांत दिया 1969 में। सन 1981 और 84 में संशोधन कर दिया। ठीक है, संशोधन कर दिया। 3 स्तर दिए हैं और कुल 6 अवस्था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बात है कि भाई 3 तो लेवल्स दिए हैं और 6 अवस्थाएं, स्टेज दिए। प्रत्येक स्तर में क्या है भाई, 2 अवस्थाएं हैं, क्या है, 2 स्टेज हैं। ठीक है, अब वही बात आ गई वापस से। पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत प्री मॉरल लेवल, 4 से 10 साल की एज बताई थी। नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक अपने से बड़े व्यक्ति द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों और रीतियों का पालन करना ही नैतिकता समझता है। ठीक है, और कोलबर्ग ने इसे 2 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहली अवस्था अपन ने देखी थी क्या, ओबीडियंस वाली और पनिशमेंट वाली। तो यह अवस्था जो है दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित होती है। क्या है, दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित होती है फर्स्ट स्टेज। सेकंड वाली जो है ये है भाई, बालक स्वयं की आवश्यकताओं और दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ पे क्या करता है, स्वयं की और दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे करता है सेकंड वाली एज में। अब आ जाते हैं हम क्या भाई, सेकंड नंबर के लेवल पे। ठीक है, इसका नाम क्या था, तो ये था परंपरागत कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। एज हमने देखी थी यहाँ पे 10 से लगभग 13 साल। इस अवस्था में बालक जो है नैतिकता से संबंधित कुछ नियम स्वीकार कर लेता है अथवा समूह के नैतिक नियमों को अपना लेता है। क्या करता है भाई, कुछ नियम अपना लेता है, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर वाला आएगा। और समूह के जो नैतिक नियम हैं उनको अपना लिया। वह परिवार, समाज, राष्ट्र के हित में जो भी कल्याणकारी है उसको अपनाने की सोचता है। इसको भी 2 अवस्था में तोड़ दिया है, 2 स्टेज में। तो ये आएगी अब क्या, थर्ड नंबर की, और ये हो गई फोर्थ नंबर की। तो थर्ड वाली में क्या था, थर्ड वाली में जो है बालक समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार वह है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे और दूसरों द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित व्यवहार ही वह नैतिकता का आधार होता है। तो इसमें हमने क्या देख लिया भाई, थर्ड वाली स्टेज में हमने देखा है कि बालक क्या है, समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार वह है जो दूसरों को क्या करे, प्रसन्नता दे और स्वीकृत और अनुमोदित हो। ठीक है,
तो इसमें हमने देखा था टिट फॉर टेट वाला, ठीक है। चतुर्थ अवस्था में था नियम कानून वाले, ठीक है, नियम कानून वाले हो गए। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाली बात हो गई है। बालक के लिए ये वे कार्य व्यवहार नैतिक है जो समाज राष्ट्र के नियम कानून तथा व्यवस्थाओं के अनुरूप होते हैं। ये फोर्थ स्टेज में ये करता है, ठीक है। अब आ जाती है थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल में का नाम क्या है, नाम देखो, दोबारा ध्यान रखो, ये अलग से आया है। आपको सबको पश्च वाला याद रहता है, लेकिन ये आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी जो है पश्च परंपरागत को ही हम बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी देखो सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल आ जाए या फिर पोस्ट कन्वेंशनल आ जाए, तो अपने को यही करना है। एज आ जाएगी इसमें कितनी, तो ये आ जाएगी 13 ईयर से प्रौढ़ावस्था तक। इस स्तर पर व्यक्ति जो है नैतिकता के अपने स्वयं के नियम बनाता है और अपने मूल्यों, धारणाओं और मान्यताओं के अनुसार चलता है, ठीक है। और नैतिकता को स्वनैतिक सिद्धांत सही और गलत के आधार पर आंका जाता है। इस स्तर को कोलबर्ग ने वापस अगेन 2 इस अवस्था में बांट दिया। पंचम अवस्था जो है भाई, ये व्यक्ति सामाजिक संबंधों के संदर्भ में नैतिकता का निर्धारण करता है। इस अवस्था में वो मानता है कि कानून जो है स्थिर नहीं होते हैं, समाज की भलाई के लिए इनको परिवर्तित भी किया जा सकता है। फिर लास्ट स्टेज है षष्ठम वाली, 6 नंबर की, ये है भाई सार्वभौमिकता नैतिकता की अवस्था, यूनिवर्सल मॉरलिटी वाली है। तो सार्वभौमिक नियमों के आधार पर क्या है, वह स्वयं के नैतिक नियम बनाता है, उनका पालन भी करता है। अब ये देखो वापस इन्होंने टेबल के फॉर्म में दे दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इस वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए क्या है भाई, नैतिक विकास की 5 अवस्था बताई, 5 बता दी अब इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। जब संशोधन किया बाद में तो 5 बता दी, पहले 3 ही अवस्था थी, 3 ही ये थी, ठीक है। सॉरी 5 अवस्था बता दी हमने, अभी स्टेज की बात कर रहे हैं, अवस्था मतलब स्टेज, तो 6 स्टेज पढ़ी। अब इसमें देखो क्या अंतर है यहाँ पे। पूर्व नैतिक अवस्था तो है ही अपनी, ये है जन्म से 2 वर्ष, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या देखी थी, तो यहाँ पे हमने देखी थी 4 से 10 वर्ष। क्या देखिए भाई, यहाँ पे देखो 4 से 10 वर्ष देखिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो जन्म से 2 वर्ष तक बता रहे हैं पूर्व नैतिक अवस्था को। अब चलो स्व केंद्रित पे, स्व केंद्रित हो गई सेल्फ सेंटर्ड, तो ये अलग से आ गई है 3 से 6 वर्ष। परंपराओं को धारण करने, क्या है भाई, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, ये बताइए 7 से किशोरावस्था तक, ठीक है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, इरेशनल कॉन्शनिज्म, ये है किशोरावस्था, एडल्टहुड। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, ये तो आधारहीन थी, ये तो आधारहीन थी। इरेशनल थी, ये आधारयुक्त है, ये है रेशनल, तो इसमें आ जाएगी प्रौढ़ावस्था, ठीक है। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो कौन सी नहीं है बताइए। प्री कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल को इन्होंने भाई पूर्व परंपरागत ना दे करके क्या दे दिया, आपकी बार प्राक रूढ़िगत दे दिया। तो प्राक रूढ़िगत अगर याद नहीं है पूर्व परंपरागत की जगह, तो आपको इंग्लिश में याद कर रखा होगा, तो इंग्लिश में एक ही बात है, चाहे आप ये बोलो, प्री कन्वेंशनल का प्री कन्वेंशनल ही रहेगा, ठीक है। अब है रूढ़िवाद, रूढ़िगत दे दिया। अब इसने डायरेक्ट परंपरागत देना चाहिए था, लेकिन परंपरागत की जगह हर जगह क्या है, रूढ़िगत दे रहा है। तो रूढ़िगत जो है अब समझ नहीं आ रहा, लेकिन कन्वेंशनल तो पता है भाई, कन्वेंशनल जो है 2nd लेवल की थी, ठीक है, और ये प्री कन्वेंशनल अपने 1st लेवल की थी। अब आगे आ जाओ संवेदी प्रेरक। तो संवेदी प्रेरक जैसी तो हमने यहाँ पे कोई बात नहीं की है, 3 ही तो लेवल्स थे, ये अपना सेम है भाई, पश्चात रूढ़िगत, पोस्ट कन्वेंशनल, ये अपनी लास्ट स्टेज है, सॉरी लास्ट लेवल है, स्टेज नहीं, तो लास्ट लेवल ये है, तो ये गलत है, तो जो गलत है वही आंसर है, तो इसलिए अपना 3rd ऑप्शन आंसर है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था जो है ये किससे संबंधित है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था किससे संबंधित है, गिलफोर्ड से, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से या थॉर्नडाइक से। तो ये है भाई कोहलबर्ग से सबसे ज़्यादा सही संबंधित। अब ये देखो कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, अवस्था नहीं है, चरण नहीं है, बस यही क्वेश्चन है इसके पास, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ याद नहीं रहे, तो इतना सा याद रखो कि भाई जो है लेवल तो कितने हैं, लेवल तो 3 है, लेकिन जो स्टेज है वो कितनी है, इसकी डबल है, 6 है, ठीक है। और 3 कौन कौन सी है ये भी याद रखो, तो P, C और P, ठीक है।
पी से याद रखो, पहले वाले पी से तो प्री कन्वेंशनल, सी से कन्वेंशनल, ये पोस्ट कन्वेंशनल। ये तो आपकी लेवल्स की बात हो गई। फिर से स्टेज आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इंग्लिश में नहीं दिया भाई, तो गैर परंपरागत तो नहीं देखा हमने, हिंदी में ही नहीं देखा। पूर्व परंपरागत तो देखा है भाई, पहले नंबर का ही है प्री कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल हो गया, पहले नंबर की हो गई। फिर ये आ गई भाई पश्च परंपरागत, ये हो गई पोस्ट, तो ये हो गई थर्ड। फिर ये आ गई बीच वाली परंपरागत, ये हो गई सेकंड नंबर की अपने पास लेवल। तो अपने पास गलत ये था पहला, तो इसने माना भी यही है कि भाई अवस्था नहीं है, तो ये नहीं है, तो यही आंसर है। अब देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है, ये पूछा है। तो वही पूछा, देखो वापस अवस्था, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है इसके पास, क्या पूछेगा। और यहाँ से व्यवहारवाद में से कोलबर्ग के बारे में सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, जीन पियाजे के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नैतिक विकास वाला, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें। और ये वाली वीडियो भी अगर आपको पसंद आती है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक अवश्य करके जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी क्या है इच्छा के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती देखो हम किसी से कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो आपको बिना बोले ही जो है लाइक कमेंट करते रहना है। ठीक है, कोलबर्ग का सिद्धांत जिसकी एक अवस्था है पूछा है अब की बार। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल, अब कन्वेंशनल आना चाहिए था, यहाँ दे दिया प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल गलत हो गया। ध्यान से पढ़ो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, यहाँ पे परंपरागत आना चाहिए, हिंदी में संक्रियात्मक आया है तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, यहाँ पे परंपरागत आया है, कन्वेंशनल आया है, ये सही है। संवेदी प्रेरक तो कुछ था नहीं, यहाँ पे हटाओ। मूर्त संक्रियात्मक, ये भी नहीं था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी नहीं था। ये तो हमने किस में देखे थे, ये हमने कल जीन पियाजे का देखा था ना, SPCF। तो एस से था सेंसरी मोटर, और प्री से क्या था वहाँ पे, प्री कन्वेंशनल, और यहाँ से सी से था कंक्रीट, और ये था फॉर्मल। ठीक है, तो ये था वहाँ पे किस में, जीन पियाजे में था कल वाली क्लास में। तो वहाँ के ऑप्शन उठा के इसने यहाँ पे दे दिए हैं 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना नैतिक निर्णयों पर निर्भर करता है। क्या है भाई, दूसरों के प्रति विश्वास रखेगा, मूल्य, देखभाल, वफादार, निष्ठावान होगा। कौन सी में, गैर परंपरागत में, पूर्व परंपरागत में, परंपरागत में, या फिर पश्च वाली में। तो ये क्या था, दूसरों के प्रति हो रहा था ना, तो ये थर्ड वाली स्टेज बताई थी आपको, थर्ड वाली बताई थी ना, सॉरी थर्ड वाली में तो मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड वाली लेवल, थर्ड लेवल तो ये है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, लेवल्स की ही। ठीक है, थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई ये जो है विश्वास, देखभाल, वफादार होना, ये कौन सी वाली स्तर पे आता है, लेवल पे आता है। तो ये अपने आता है परंपरागत में। किस में आता है, परंपरागत में आता है। सेकंड नंबर की ये अपनी स्टेज है, इसमें ये आता है। ठीक है, अब है कोलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। तो वही देखो वापस, वही अच्छे से पढ़ो। प्राक रूढ़िगत, प्री कन्वेंशनल, ओके। पूर्व संक्रियात्मक, नॉट ओके, रॉन्ग। ऑपरेशनल आ गया, संक्रियात्मक आ गया, संक्रिया की बात नहीं की है भाई, कन्वेंशनल की बात की है, परंपरागत की बात की है। परंपरागत की जगह रूढ़िवादी आए तो भी काम चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन संक्रियात्मक ऑपरेशनल आएगा तो नहीं दौड़ेगा, रुक जाएगा। ठीक है, रूढ़िगत आ गया, कन्वेंशनल आ गया, डायरेक्ट परंपरागत दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे थी पूर्व परंपरागत, यहाँ परंपरागत या रूढ़िगत हो गया। पश्च रूढ़िगत, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत, ओके है, ओके है। सेकंड नंबर नोट ओके है, तो ये वाला आंसर है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना है। ठीक है, तो एज आपको बतानी है यहाँ पे, 4 से 10 वर्षों तक, 10 से 13, 12 से 15, 16 से प्रौढ़ावस्था तक। तो परंपरागत पूछी है इसने। ठीक है, परंपरागत वाली पूछी है, मतलब सेकंड नंबर की पूछी है इसने।
कन्वेंशनल वाली पूछी है, बीच में जो थी, तो बीच में कौन सी थी, सेकंड नंबर की थी। सेकंड वाली में हमने एज क्या देखी थी, तो एज देखी थी अपन ने भाई 10 से 13 साल जनरली, ठीक है, 10 से 13 साल देखी थी यहाँ पे। और जो हमने इससे पहले देखी थी पूर्व वाली, तो पूर्व कन्वेंशनल में एज क्या थी, तो ये अपने स्टार्ट थी 4 साल से। कब से स्टार्ट थी भाई, ये थी 4 साल से 10 साल तक, ठीक है। और ये परंपरागत सेकंड वाली हो गई 10 से 13, और एक लास्ट बची है अपनी कौन सी भाई, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ में ही। तो इसमें अपन ने एज देखी थी क्या, 13 ईयर से प्लस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है, तो 5वीं अवस्था बतानी है भाई, अवस्था बतानी है। अब की बार स्टेज के बारे में पूछ लिया, ना कि लेवल के बारे में। तो 5वीं स्टेज आएगी कौन सी लेवल में, ये याद होना चाहिए। तो ये आएगी भाई पोस्ट कन्वेंशनल में आएगी, पहली बात तो पश्चिम वाली में आएगी, ठीक है, पश्चिम या उत्तर वाली में आएगी, परंपरागत में। ये 3rd वाली लेवल है, और स्टेज आएगी इसमें 5 और 6 वाली, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। अब आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण, ये तो क्या था भाई, पहली वाली में था या नहीं था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो बिल्कुल हाँ था। अब है वैयक्तिकता और विनिमय, म्यूचुअल एक्सचेंज, ये थी सेकंड वाली, ठीक है, ये थी सेकंड वाली अपने जो कि थी, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट वाली। फिर थी सामाजिक क्रम को लागू रखना, क्या है, सामाजिक क्रम को लागू रखना, तो ये बात भी क्या है, सही है, ठीक है, सामाजिक क्रम को लागू रख रहे हैं। ये कौन सी वाली थी, ये थी अपने, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करेंगे, सामाजिक क्रम की बात नहीं की थी हमने, क्या की थी भाई, सामाजिक देखते ही कंफ्यूज हो गए, देखो सामाजिक क्रम की बात नहीं की, सामाजिक अनुबंध की बात की थी, अनुबंध की थी, नहीं की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्शन की थी, नहीं की थी, बिल्कुल की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत अधिकार की हमने बात की थी। यहाँ पे इंडिविजुअल क्या है, राइट्स की बात की है, सामाजिक अनुबंध की, तो ये थी अपने 5th नंबर की स्टेज। और 6 नंबर की क्या थी, 6 नंबर की थी लास्ट वाली अपने क्या, तो इसमें हमने बात की थी यूनिवर्सल की, किसकी बात की थी भाई, यूनिवर्सल जो है एथिकल, उसकी बात हमने यहाँ पे की थी 6 नंबर स्टेज में। अब नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत जो है, इसमें क्या है, प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया, क्या पूछा है, देखो वापस देखो, यहाँ पे पूछा परंपरागत, ठीक, यहाँ पे क्या पूछ लिया अब इसने, नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत में, विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए शोध में किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया है, तो यहाँ पे आएगा भाई 10 से 16 वर्ष, ठीक है, 10 से 16 वर्ष वालों को यहाँ पे शामिल किया है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत को आरोही क्रम में जमाइए, तो आरोही क्रम में जमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो पूर्व है, तो पूर्व में क्या आएगा भाई, प्री वाला आएगा, ठीक है, प्री कन्वेंशनल आएगा। आत्म अंगीकृत नैतिक विकास क्या हो गया भाई, ये था पोस्ट कन्वेंशनल का, उत्तर कन्वेंशनल का नाम, ठीक है। परंपरागत में सिर्फ कन्वेंशनल आएगा, ठीक है। अब कैसे याद कराया था आपको, याद कैसे कराया था भाई, PCP, ठीक है, PCP से याद कराया था। P पहले वाले से तो क्या होगा, प्री होगा, C से हो जाएगा ये कन्वेंशनल, इस वाले C से ये पोस्ट कन्वेंशनल। अब आपको जमाना है आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में जमाना है, और प्री कन्वेंशनल तो फर्स्ट पे आएगा ही, फिर सेकंड पे ये आनी चाहिए, लेकिन थर्ड पे दी है, तो 1 3 और ये आएगा 1 3 2 वाला ऑप्शन कहाँ है, तो ये है 1 3 2 वाला, ये ओके है बिल्कुल। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकता और दूसरों के सही और गलत का निर्धारण करते हैं, ये नैतिक विकास की किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही गलत का निर्धारण करना है भाई, तो सही गलत का निर्धारण किस में कर रहे हैं, पश्चिम परंपरागत में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, पश्चिम परंपरागत में कर रहे हैं, पोस्ट कन्वेंशनल में कर रहे हैं सही गलत का निर्णय। और इंडिविजुअल जो है आवश्यकताएं जो हैं उसकी राइट्स की बात कर रहे हैं, पश्चिम परंपरागत में आ गया। और नेक्स्ट है हेंज दुविधा जो है किस सिद्धांत पर बेस्ड है भाई,
तो हेंज जो है, हेंज दुविधा है एंड हेंज डिलेमा, ये है अपने कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से ही रिलेटेड। अब हेंज नाम का क्या था, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी, तो उसकी पत्नी जो है उसको क्या है बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए हिंज को क्या है चोरी की उसने। तो चोरी करना उसका सही है गलत है, ये सब बात है ना इसमें की है हिंज थ्योरी में। तो नैतिकता के अकॉर्डिंग ये सही है गलत है, ये बात यहाँ पे की थी हेंज दुविधा में। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा भी गया है क्या कि कोलबर्ग ने हेंज दुविधा के अध्ययन के आधार पर नैतिक विकास की 6 अवस्था बताई। हेंज की जो पत्नी थी वो कैंसर से पीड़ित थी, क्या थी भाई, कैंसर से पीड़ित थी, और जो हेंज है उसके पास दवाई खरीदने के लिए $1000 थे, लेकिन जो भाई दवाई थी वो थी $2000 की, तो $1000 इसको कम पड़ रहे थे। तो इसलिए क्या किया भाई, इसने दवा को चुरा लिया। ठीक है, दवा को चुरा लिया ताकि वो अपनी पत्नी को कैंसर से बचा सके। इस दुविधा पर बच्चों मतलब 10 से 16 वर्ष पे इसने प्रयोग किया है। ठीक है, कोलबर्ग ने। नेक्स्ट है अपने पास में निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो नैतिक अधिकार जो है इसकी बात यहाँ पे इन्होंने नहीं की कोई भी, इन्होंने नैतिक यथार्थवाद की बात की है भाई, रियलिज्म की बात की है, इक्वलिटी की, और ये क्या है भाई रिलेटिविज्म, इन सब की बात की है। तो यहाँ पे देखो पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैतिकता के 3 स्तर बताए, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। यथार्थता में क्या बोला है, इसे विषम नैतिकता भी कहते हैं, इसका कार्यकाल जो है भाई 2 से 7 से 8 वर्ष होता है। और नैतिक समानता में क्या बोला, इनमें बालक की अंतःक्रिया समानता और लेन देन पर संबंधित होती है। क्या, समानता और लेन देन के संबंधों पर बेस्ड होती है। इसमें एज क्या हो जाएगी 8 से 12 वर्ष। फिर है नैतिक सापेक्षिकता, सापेक्षिकता में क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभ 12 वर्ष की एज में होता है। इसमें स्वतः नैतिकता भी कहा जाता है। पियाजे ने 9 से 11 को स्वायत्त नैतिकता कहा है। ठीक है, अब पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत जो हमने पहले देख ही लिया है वही सब है यहाँ पे। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हो गई, जीन पियाजे ने दे दी। एक बुक है मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो इसको भी ध्यान रख सकते हो कि इनकी भाई ये बुक है मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में। इन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक का बालक जो है गैर नैतिक होता है। इन्होंने नैतिक विकास जो है, नैतिक विकास को क्या है 2 भागों में बांटा, जो कि हमने देखा ही था, परायत नैतिकता। ठीक है, परायत नैतिकता की अवस्था या पर केंद्रित उन्मुखता, स्टेज ऑफ हेट्रोनिमस मॉरलिटी देखी थी, 2 से 8 वर्ष एज देखी थी। नैतिक वास्तविकता की अवस्था बोलते हैं, दबाव की नैतिकता की अवस्था बोलते हैं इसको, नैतिक विकास की पहली अवस्था भी बोलते हैं। और इससे सभी जो बच्चे हैं वो गुजरते हैं। बड़ों का नियम के स्रोत के रूप में देखना है। ठीक है, फिर आती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था या स्वायत्त उन्मुखता, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस मॉरलिटी, 9 से 11 वर्ष हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, और भी इसके नाम है, ये देखो, अन्योन्यता, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी और सहयोग की नैतिकता का काल। आत्म केंद्रिता जो है, ईगोसेंट्रिज्म, इसकी भावना इसमें बच्चे में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, और वो समझने लगते हैं कि जो नैतिक नियम है वो किसी सत्ता से नहीं है बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। वे स्वतंत्र रूप से सोचने और तर्क करने, लॉजिक करने में क्या है लग जाते हैं। कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। जैसे कि उदाहरण है भाई, यदि कोई बच्चा किसी की कलम चुरा लेता है और बाद में सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है तो वह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। यह बालक की परायत स्वायत्तता है। लेकिन जो भाई स्वायत्त अवस्था है, स्वायत्त अवस्था में आने पे जो है बच्चा ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वह अब समझने लगा है कि वह इसलिए गिरकर घायल हुआ था क्योंकि वह जो है सीढ़ी पर ध्यान देकर नहीं चल रहा था। ठीक है, तो स्वायत्त में तो क्या है भाई, वो अच्छी चीज़ सोचने लग गया कि भाई गलती जो है पेन चुराने की नहीं है, अपन ध्यान से नहीं चल रहे थे सीढ़ी पे इसलिए अपन गिरे हैं। ठीक है, तो ये स्वायत्त में, और वो यहाँ पे सोच रहा है कि अपन इसलिए गिरे हैं कि अपन ने चोरी की है। ठीक है, तो परायत्त में ये बात हो गई, स्वायत्त में पॉजिटिवली और परायत्त में नेगेटिवली सोच रहा है। नेक्स्ट है पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक की अंतःक्रिया जो है, अंतःक्रिया साथियों से समानता और लेन देन के संबंधों पर आधारित होती है। तो इसमें आती है भाई बात किसमें, ये देखो किसमें आती है, नैतिक समानता में। ये देखो अभी पढ़ाया है, ध्यान होगा तो ज़रूर याद होगा। नैतिक समानता में क्या बताया, इसमें बालक की अंतःक्रिया और समानता के लेन देन से संबंधित आधारित होती है।
यही यहाँ पे पूछा है इसने कि भाई साथियों से समानता और लेन देन के संबंधों पे कौन सी आधारित होती है, तो नैतिक समानता होती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको आपको इसमें इंगित करना है, बताना है भाई। तो 2 ही तो है यहाँ पे, कौन कौन सी है। एक तो है आपके पास में कौन सी संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन एज। संकल्पना अधिगम अवस्था, कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। रचनात्मक अवस्था, रचनात्मक अवस्था भी नहीं है। ईगो सेंट्रिज्म की बात की है भाई, ईगो सेंट्रिज्म सही है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 यहाँ पे है, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट है। तो अब क्या है भाई, अपना ये जो पार्ट था भाई चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, ये हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है विद थ्योरी। ठीक है, विद थ्योरी करवा दिए आपके पूरे PYQ जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। अब आप ये बताएं कि ये क्लासेज जो चल रही है इसका पैटर्न आपको सही लग रहा है। ठीक है, थ्योरी और ये जो है MCQ दिशा वाले, ये आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर सिर्फ आपको दिशा के PYQ करने हैं, जिससे क्या है आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो लोग हैं जो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना ये व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, निर्मितवादी, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल देखने हैं। अब इसमें अभी तक तो क्या देखे थे भाई अपन ने, अभी तक तो हमने जो डेवलपमेंट थी उसकी बात की थी, उसमें जो भी सिद्धांत आए थे वो सब हमने देखे थे। अब हम स्पेशली जो है व्यवहारवाद, कॉग्निटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब का क्या है, पहले आप एक बार रिवीजन करके रख लें। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई नोट्स होंगे, PDF होगी, खुद के नोट्स होंगे, उससे ये सारे टॉपिक पढ़ लें। ठीक है, और फिर हम क्या है यहाँ पे क्लास में करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चंस भी पता रहेंगे, थ्योरी भी पता रहेगी, तो और मज़ा आएगा देखने में, और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। वैसे भी क्या है, कोई भी मतलब 1-2 लोग हैं, उनके अलावा सब 2x पे ही वीडियो देखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपके पास जो है भाई लाइव देखने का समय नहीं है, इतना समय नहीं है, तो ठीक है 2x पे देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है आप पहले से पढ़ के आएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ के आएंगे तो भी समझ में तो आएगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। वापस से रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वीडियो देख लिया और काम चल गया। तो रिवीजन तो करना पड़ता है, चाहे आप किसी की कितनी भी वीडियो देख लें, यहाँ पे देखें, कहीं और से देखें, जो भी आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन रिवीजन भी खुद को करना पड़ेगा, तभी जाके हमसे एग्ज़ाम में सवाल बन पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।